तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम घटना चक्र पूर्व अवलोकन की अगली पुस्तक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का अध्ययन करेंगे। इसके पहले अध्याय पर्यावरण एवं सतत विकास को देखेंगे। पर्यावरण, तो पर्यावरण की परिभाषा को हम पहले देखेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतरक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आइए पर्यावरण की परिभाषा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार देखते हैं। पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक व जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ध्यातव्य है कि परि और आवरण शब्द को जोड़ने पर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है, अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो हमारे चारों ओर से घिरा हुआ है, जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है। तो इस डायग्राम के माध्यम से पर्यावरण उसकी अंतःक्रिया को हम देख लेते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर उसके नीचे जो वायुमंडल पाया जाता है पर्यावरण, स्थल मंडल, जीव मंडल, जल मंडल। जीव मंडल के अंतर्गत पौधे, जंतु शामिल होते हैं। स्थल मंडल के अंतर्गत पर्वत, मैदान और मरुस्थल शामिल होते हैं। जल मंडल के अंतर्गत हिमनद, झील, नदी तथा सागर शामिल हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समाविष्ट है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। इसके तीन संगठक हैं, भौतिक या अजैविक, जिसके अंतर्गत स्थल, वायु तथा जल शामिल हैं। जैविक संगठक के अंतर्गत पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीव शामिल हैं। सांस्कृतिक, ये मानव निर्मित गतिविधियां इसमें शामिल हैं। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक गतिविधियां शामिल होती हैं। पर्यावरण कई संगठकों से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को बृहत तथा लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पर्यावरण से अभिप्राय है ए ऑप्शन, भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। सी, भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। डी, उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं को समूह जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतरक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण किससे बनता है? जीवी घटकों से, बी, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, और डी हमारा उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। आइए इसकी भी व्याख्या देखते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्ट है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। इसमें जैविक, अजैविक यानी भौतिक व भू आकृतिक घटक भी शामिल होते हैं। इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्न में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? ए, परिचालन पर्यावरण, बी, भौतिक पर्यावरण, सी, सांस्कृतिक पर्यावरण, डी, जैविकी पर्यावरण। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही उत्तर होगा, परिचालन पर्यावरण। सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण व जैविकी पर्यावरण में वर्गीकृत किया जा सकता है।
भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृति, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टान, खनिज आ जाते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव निर्मित गतिविधियां, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थितियां शामिल होती हैं। जबकि जैविकी पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पतियां, जंतु तथा सूक्ष्म जीव आदि शामिल होते हैं। अगले टॉपिक को देखते हैं, धारणीय विकास या सतत विकास। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। इस शब्द की व्याख्या 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया था। इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास था। वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ी की जरूरतें पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य यह है कि मानव समाज का सतत भविष्य भी तभी सुनिश्चित हो सकता है जब आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव, भौतिक और सामाजिक पारिस्थितिकी परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संदर्भित की जा सकें। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना भी आवश्यक है। प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वो सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं, पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं, मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत जैविक अधिवास से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, पर्यावरण के आधारभूत कारकों से के संदर्भ में, वर्तमान पर्यावरण की स्थिति के संदर्भ में। मनुष्य व उसके क्रियाकलाप से संबंधित सूचनाओं को देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी स्तर। उल्लेखनीय यह है कि ये सूचनाएं सुदूर संवेदन तकनीक, सांख्यिकी विधि, भौगोलिक सूचना तंत्र व पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जाती हैं। इन सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर का निर्धारण किया जाता है, फिर विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। तो आइए इससे संबंधित प्रश्नों को हम देख लेते हैं। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन ए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। कारण आर, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों को जरूरतों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। पुनः इसकी व्याख्या को हम पढ़ देते हैं। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूर्ति करे। इसका तात्पर्य यह है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियां मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव, भौतिक और सामाजिक पारिस्थितिकी परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या सुदृढ़ की जा सकें। अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
पहला रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हुआ था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1992 में हुआ था। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन अप्रैल 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन जनवरी 1989 में हुआ था। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाएगा द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन, उसके बाद ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद जनवरी 1989, फिर रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1992। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ए प्राकृतिक संसाधन, बी भौतिक संसाधन, सी औद्योगिक संसाधन, डी सामाजिक संसाधन। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, प्राकृतिक संसाधन। व्याख्या देखते हैं। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, बी प्रदूषण का निरोध व नियंत्रण, सी निर्धनता को घटाना, डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण व रोकथाम, निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। आर्थिक विकास व पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वो सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। पर्यावरण विभिन्न अजैविक व जैविक घटकों से मिलकर बना है। ये घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। सामान्यतः यह अंतःक्रिया एक चक्रीय स्वरूप में होती है, अर्थात तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता रहता है। यह चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में ग्रेफाइट एवं हीरा में पाया जाता है। यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। जल की तरह ही कार्बन का भी विभिन्न भौतिक व जैविक क्रियाओं द्वारा पुनर्चक्रण होता रहता है। वहीं दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। प्रकृति में जल चक्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। आइए इसको डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। जल के वाष्पीकरण से बादल बनता है, उसके बाद वर्षा के रूप में होता है। वृक्षों द्वारा वाष्पोत्सर्जन से भी बादल का निर्माण होता है। फिर कम तापमान होने पर संघनित जल ओले, वर्षा आदि के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं तथा भूमि में उपस्थित उनके मूल रोमों द्वारा वो जल का अवशोषण करते हैं। सामान्यतः पौधों के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कई प्रतिरोपित पौधे
वृद्धि नहीं करते। मूल रोम मृदा में उपस्थित मृदा विलयन के संपर्क में रहते हैं। इन मूल रोमों के द्वारा ही पौधे भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोम की कोशा भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। इसके साथ इसमें कुछ पेक्टिन भी पाया जाता है। पेक्टिन के कारण ही मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। मूल रोमों की कोशिका भित्ति पारगम्य कला की तरह कार्य करती है। इसके कारण एक कारण यह भी है कि खेतों में उर्वरक का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है। इससे पौधे मुरझा जाते हैं। उल्लेखनीय यह है कि जल अवशोषण प्राप्त भूमि जल, मृदा के तापमान, मृदा विलयन की सांद्रता और मृदा की वायु जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इस प्रकार जलमंडल में स्थित जल चक्र द्वारा पर्यावरण में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से निभाता है। जल चक्र के साथ साथ वायुमंडल में होने वाली गतिविधियां भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रकाश संश्लेषण। दूसरा, श्वसन। जैव पदार्थों का अपक्षय। चौथा, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। दूसरा, तीसरा और चौथा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का निष्कासन किया जाता है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन का उद्भव होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, जल चक्र में। आइए व्याख्या देखते हैं। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है, जल का वाष्पीकरण करता है और बर्फ का जल में द्रवीकरण करता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाया गया है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। ए, हवा के दबाव पर, बी, वायुमंडल में नमी पर, सी, जल चक्र पर, डी, तापक्रम पर। तो इसमें हमारा बी सही उत्तर होगा, वायुमंडल में नमी पर। अगले प्रश्न को देखते हैं। कई प्रतिरूपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि ए, नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते, बी, अधिकांश मूलरोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं, सी, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं, डी, प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो इसमें हमारा सी सही उत्तर होगा, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोमों का नष्ट हो जाना। अगले टॉपिक को देखते हैं, वायुमंडल। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व पदार्थ का साधारण रूप होता है जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा आगे उपविभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। मिश्रण एक ऐसा पदार्थ जिसमें दो या से दो अधिक तत्व यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। तो आइए इसकी डिटेल देखते हैं कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में। तो नाइट्रोजन हमारा 78.08%, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर 20.95%, आर्गन 0.993%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, उसके बाद नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, हाइड्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ही पूछा जाता है, तो इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। स्वपोषी पेड़ पौधे प्राणवायु, ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली व ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा।
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है। वनों को हरे फेफड़े भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। अब इससे संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। तो हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, वायुमंडल। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। वायु एक है, ए यौगिक है, बी तत्व है, सी मिश्रण है, डी विद्युत अपघट्ट है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, मिश्रण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? ए हीलियम, बी आर्गन, सी रेडान, डी नियान। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, रेडान। रेडान एक रेडियो एक्टिव नोबल गैस है। शुष्क वायु में इसकी मात्रा नगण्य होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % होती है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, 78%। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, यह 78.08% होती है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, ए ऑक्सीजन का, बी कार्बन डाइऑक्साइड का, सी नाइट्रोजन का, डी हाइड्रोजन का। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, नाइट्रोजन का। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है ए हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, नाइट्रोजन। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी जलवाष्प, डी ऑक्सीजन। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीजन। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, बी शोर का अवशोषण, सी वायु का प्रदूषण, डी ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, वायु का प्रदूषण। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। इस चैप्टर से संबंधित अगला टॉपिक हमारा पर्यावरण सुरक्षा से है। जहां एक ओर प्रदूषण पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक संकट है, वहीं दूसरी ओर धारणीय विकास पर्यावरण के क्षरण को कम करने में सहायक होता है, तथा धारणीय विकास पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरण सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का पर्यावरण सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंधित है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग व वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से होने वाले पर्यावरण को नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानव जनित होता है, जब अपक्षय चट्टान की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर विदूर्ण होकर अपने स्थान पर बिखर कर रह जाती हैं। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु धारणीय विकास एक उपयोगी युक्ति है। धारणीय विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा आपस में अंतर संबंध रखते हैं। आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे हम। पहला प्रश्न, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। ए पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, बी मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, सी पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। अपक्षय का विचार संबंधित है। ए पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, बी मौसम में दैनिक परिवर्तन, सी एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में
विभक्त करती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, गरीबी कम करना। धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू हैं। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। तब इस चैप्टर के हम अगले टॉपिक को देखेंगे, धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। धारणीय विकास, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। 17 धारणीय विकास लक्ष्य यानी 17 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तय किए गए हैं। ये इस प्रकार हैं, पहला गरीबी से मुक्ति यानी गरीबी की समाप्ति, दूसरा भुखमरी से मुक्ति, तीसरा लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता, चौथा गुणवत्ता परक शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता, छठा जल एवं स्वच्छता, सातवां किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास, नौवां उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, 10वां असमानताओं में कमी, 11वां समवनीय शहरी और सामुदायिक विकास, 12वां जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद, 13वां जलवायु कार्रवाई, 14वां जलीय जीवों की सुरक्षा यानी जल में जीवन, 15वां थलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय पारिस्थितिकी में जीवन, 16वां शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं, 17वां लक्ष्य के लिए भागीदारी। SDG 3 सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ एवं आरोग्य जीवन को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का निर्धारण किया है, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। धारणीय विकास के कई आयामों में धारणीय कृषि भी एक पहलू है। वर्ष 2003 को यूएनओ द्वारा सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया था। धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। वर्तमान में भारत की लगभग 55% जनसंख्या कृषि व उसके संबद्ध क्षेत्र पर निर्भर है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अनेक पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसकी वजह से कृषि में रासायनिक खादों, उर्वरकों व जहरीले कीटनाशकों का भरपूर उपयोग किया गया ताकि पैदावार बढ़े, परंतु इससे प्राकृतिक असंतुलन व मृदा की गुणवत्ता व उसकी उर्वरता की व्यापक क्षति भी हुई। इससे मानव के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ा। इससे निपटने हेतु आज संपूर्ण विश्व का झुकाव सतत या धारणीय कृषि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस हेतु जैविक खाद यानी बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन 2014-15 से चल रहा है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का एक भाग है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानव के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां प्रकट होती रहती हैं। क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था है जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। यह संस्था शोध, वाद विवाद, सम्मेलनों इत्यादि के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण कर सुझावों को उपलब्ध कराती है। तो आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल यानी थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, केवल 2। व्याख्या देख लेते हैं पुनः। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगला प्रश्न 2017 से संबंधित है, तो करंट का क्वेश्चन है, तो इसको आने वाले टॉपिक में हम देखेंगे पुनः।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न करंट का ही क्वेश्चन है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। ये भी प्रश्न करंट से ही संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात करना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर होगा, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। वर्ष 1992 में हमारी धरती पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के मकसद से विश्व भर के नेता ब्राजील के शहर रियो डे जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। इसमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी। इससे लड़ने का मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया गया था। 172 देशों के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत की थी। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैकल्टी की स्थापना की गई। यह 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 183 देशों में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है। यह संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय व जलीय का संरक्षित करने में अपनी भूमिका दर्शाता है। GEF UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड उपलब्ध कराता है। यह इन देशों को उनके नेशनल एडाप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन NAPAS की तैयारी एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है। वर्ष 2001 में COP7 की बैठक माराकेश में आयोजित की गई थी। इस बैठक से प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि SCCF स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना की गई। यह निधि अनुकूलन के साथ साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में सहायता करती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP एवं विश्व बैंक GEF के साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान में GEF के मुख्य कार्यकारी व अध्यक्ष कार्लोस मैनुअल रोड्रिग्यूज हैं। GEF का संस्थागत ढांचा इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क इस प्रकार है। ये एक डायग्राम द्वारा दर्शाया गया है। दिशा निर्देश, प्रचालन, कार्यवाही, वैज्ञानिक और तकनीकी सलाहकार पैनल, ये इत्यादि GEF के संस्थागत ढांचा के अंतर्गत आते हैं। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैकल्टी, जैव विविधता पर अभिसमय CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, अस्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय जिसे POPS कहा जाता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन स्टॉकहोम, एवं पारा पर मिनीमाता अभिसमय मिनीमाता कन्वेंशन ऑफ मरकरी इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। आइए इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। A संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, B पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, C अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, D इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा A ऑप्शन सही होगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। रियो डे जेनेरियो ब्राजील में 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। तो इस प्रकार ये हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं?
यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। बी, यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। सी, यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है। डी, ए और बी दोनों। तो इसमें हमारा ए सही उत्तर होगा। यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैकल्टी की स्थापना की गई थी। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, जैव विविधता पर अभिसमय यानी CVD, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय UNFCCC, वनस्थलीकरण के विविध राष्ट्र अभिसमय UNCCD इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। इस चैप्टर के अगले टॉपिक को देखते हैं, एजेंडा 21। ब्राजील की राजधानी रियो डे जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्रवाई योजना स्वीकृति की, जिसे एजेंडा 21 का नाम दिया गया। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। यह पारिस्थितिकी विनाश और आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। आइए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, इसकी 20वीं वर्षगांठ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ 1992 में, जिसमें समझौते के तहत एजेंडा 21 का गठन हुआ। इसकी 5 वर्ष की समीक्षा के उपरांत पृथ्वी सम्मेलन +5 1997 में आयोजित किया गया। इसके साथ ही पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 का नाम दिया गया। इस एजेंडा को निम्नलिखित भागों में बांटा गया, आइए देखते हैं। एजेंडा 21 जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल, सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण एवं संरक्षण व विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास था। आइए इससे संबंधित प्रश्नों को अब देखते हैं। समाचारों में दिखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धारणीय विकास के संदर्भ में एक वैश्विक कार्य योजना है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, केवल एक। एजेंडा 21 1992 में पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन पर आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का विषय है। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सम्मिलित सभी देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्य योजना स्वीकृत की, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ए काहिरा में, बी रियो में, सी डरबन में, डी क्योटो में। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, रियो में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहली पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डे जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास था। आइए इस चैप्टर के अगले टॉपिक को देखते हैं, रियो +20 सम्मेलन। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्षों बाद 23-27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसे रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 का नाम दिया गया। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया था जिसे टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
रियो+10 का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 2002 में किया गया और रियो+20 का आयोजन रियो डे जेनेरियो ब्राजील में 20 से 22 जून 2012 के मध्य संपन्न हुआ। रियो+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। वर्ष 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो20 सम्मेलन की घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया। इस सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों के समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान किया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी यानी पार्टनरशिप ऑफ एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज का सृजन किया गया। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रियो+20 सम्मेलन में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई। इसके साथ किसी कानूनी बंधन की व्यवस्था नहीं की गई। औद्योगिक राष्ट्रों का पर्यावरण व सतत विकास के मुद्दों के प्रति उदासीन रवैया भी इस सम्मेलन को अपेक्षित सफलता नहीं दिला सका। आइए इससे संबंधित हम प्रश्नों को देख लेते हैं। आमतौर पर समाचारों में आने वाले रियो+20 सम्मेलन क्या है? ए, यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। बी, यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय मिनिस्ट्रियल बैठक है। यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है। यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। तो इसमें ए हमारा सही उत्तर होगा, धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित किया गया था। तो पृथ्वी सम्मेलन हमारा 1992 में हुआ था, तो 5 वर्ष इसमें और जोड़ने के बाद 1997 में न्यूयॉर्क में किया गया था। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। आइए पुनः इसकी व्याख्या देखते हैं। 1992 में विश्व भर के नेता ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। 5 वर्षों बाद जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसे रियो+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 का नाम दिया गया। यह एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। रियो20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? ए, द फ्यूचर वी वांट, बी, द फ्यूचर वी सीक, सी, द फ्यूचर वी हैव, डी, द फ्यूचर वी सी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, द फ्यूचर वी वांट। अगले प्रश्न को देखते हैं। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ए, वाशिंगटन, बी, जेनेवा, सी, रियो डे जेनेरियो, डी, ब्यूनस आयर्स। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, रियो डे जेनेरियो। अगले प्रश्न को देखते हैं। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी पेज, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई। ए, जोहान्सबर्ग में 2002 के संधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, बी, रियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, सी, पेरिस में 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में, डी, नई दिल्ली में 2016 के विश्व संधारणीय विकास शिखर सम्मेलन में। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, रियो डे जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। 2012 में रियो+20 का आयोजन किया गया था। इसी सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी यानी पार्टनरशिप ऑफ एक्शन ऑन ग्रीन पेज इकोनॉमी, जिसे पेज कहा जाता है, का सृजन किया गया।
तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। विभिन्न संगठन एवं संस्थान। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संगठनों व संस्थानों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान CPHERI के रूप में वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, इससे संबंधित बीमारियों, औद्योगिक प्रदूषणों को रोकथाम के लिए शोध एवं विकास के लिए की गई थी। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं: चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में नीरी के निदेशक डॉक्टर अतुल नारायण वैद्य हैं। NEA का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण यानी नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी से है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण का गठन वन व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ। 17 मार्च 1951 को IMC इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कमेटी विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अस्तित्व में आई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान महासचिव पेट्री टलास एवं मध्य जर्मनी के गेरहार्ड एड्रियन हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नैरोबी यानी केन्या में अवस्थित है। वर्तमान में इसकी प्रमुख डेनमार्क की इंगर एंडरसन है। EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधित नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, जिसके कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थापित हैं। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। आइए अब इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी अवस्थित है। A बंगलौर में, B हैदराबाद में, C नागपुर में, D नई दिल्ली में। तो इसमें हमारा C ऑप्शन सही होगा, नागपुर में। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? A 1970 धनबाद, B 1958 नागपुर, C 1956 नई दिल्ली, D 1960 चेन्नई। तो इसमें B हमारा सही उत्तर होगा, 1958 नागपुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। NEA से क्या आशय है? तो इसमें A ऑप्शन दिया है नेशनल इंक्वायरी एक्ट, B नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, C नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, D नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो इसमें हमारा B सही उत्तर होगा, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण कहा जाता है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण है यानी EAA। अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। A जिनेवा में, B रोम में, C सिडनी में, D टोक्यो में। तो इसमें हमारा A ऑप्शन सही होगा, जिनेवा में। अगले प्रश्न को देखते हैं। UNEP का मुख्यालय अवस्थित है। A जिनेवा में, B काठमांडू में, C नैरोबी में, D नई दिल्ली में। तो इसमें हमारा C सही ऑप्शन होगा, नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी यानी केन्या में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? A द हेग, B नैरोबी, C न्यूयॉर्क, D वाशिंगटन DC। तो इसमें हमारा B ऑप्शन सही होगा, नैरोबी। अगले प्रश्न को देखते हैं। EPA का पूर्ण रूप है। A इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एजेंसी, B इन्वायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी,
सी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, ए एम्स्टर्डम में, बी कैनबरा में, सी ओटावा में, डी नागासाकी में। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। आइए इस चैप्टर के अगले टॉपिक को देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए, जिसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित किया गया था, जो संपूर्ण भारत में लागू है। इसे अम्ब्रेला विधान यानी छाता विधान भी कहा जाता है। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण के लिए पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के उपाय करे। उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए अन्य कानूनों में भी समन्वय बनाने तथा उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है। इसके अनुसार परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों या आनुवंशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियम 1989 में आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखे जाएंगे। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षतः संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों के स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है, के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जस्टिस आदर्श गोयल हैं। हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, जो पर्यावरण बचाव, वन संरक्षण, अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, पीड़ित व्यक्ति अथवा क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने और इससे जुड़े मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए किया गया है। न्यायाधिकरण पर्यावरण के मामलों में द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय देंगे और उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में भी मददगार होंगे। आइए इससे संबंधित अब हम प्रश्नों को देखेंगे। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1981 में, बी 1986 में, सी 1995 में, डी सन 2000 में। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 1986 में। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? ए 1986, बी 1981, सी 1987, डी 1978। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, 1986 में। आइए इसकी एक बार पुनः व्याख्या देख लेते हैं। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। इसे छाता विधान यानी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित हुआ? ए 1980, बी 1986, सी 1992, डी 1994। तो इसमें हमारा बी सही उत्तर होगा, 1986।
अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो इसमें भी हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 1986। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? ए 1982, बी 1986, सी 1990, डी 1992। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 1986। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए छाता विधान, बी छड़ी मुबारक, सी पर्यावरण विधान, डी इको संरक्षा नियम। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, छाता विधान। अगले प्रश्न को देखते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? ए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, बी माल के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण एवं संरक्षण अधिनियम, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, डी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसका सही उत्तर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। व्याख्या देखते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। इसका नाम बाद में 22 जुलाई 2010 के गजट नोटिफिकेशन द्वारा चेंज कर दिया गया है। इसका नया नाम आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति रखा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? एक वन नीति, दो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, तीसरा औद्योगिक नीति, चौथा शिक्षा नीति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए 1 तथा 2, बी 2 और तथा 3, सी 1, 2 और 3, डी सभी चारों। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, सभी चारों। व्याख्या देखते हैं, पर्यावरण संतुलन की संरक्षण से प्रत्यक्षता संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है। औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ए 2008, बी 2009, सी 2010, डी 2011। तो इसमें हमारा सी सही उत्तर होगा, 2010। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी हरित न्यायाधिकरण 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अधीन की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, एनजीटी का पूर्ण रूप है? ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी नेशनल जनरल ट्राइब, सी न्यू जनरल ट्रिब्यूनल, डी नेशनल ग्रीन ट्राइब। तो इसका उत्तर ए होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? ए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सीडीएम की स्थापना, बी नेशनल एडाप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, सी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना। स्वच्छ विकास युक्ति यानी सीडीएम यूएनएफसीसीसी के क्वेटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्जर 1 के तहत विकसित देश गैर एनेक्जर 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नेशनल एडाप्टेशन फंड की स्थापना की गई है। बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामना करने से कोई संबंध नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे? पहला, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना गया है। दूसरा, अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप है। तीसरा, अनुच्छेद 243(a) के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभाओं की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप है।
तो इसमें हमारा केवल एक कथन सही होगा। इस प्रकार हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है, के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी से भिन्न है? कथन 1, एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। दूसरा, एनजीटी पर्यावरण न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों को भार कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी ऑप्शन होगा, केवल दो। आइए व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई थी, जो वनों, अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों को प्रभावी एवं तीव्र निपटान के लिए है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है, जिसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। पर्यावरणीय मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का समर्पित क्षेत्राधिकार द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है तथा उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों का भार कम करने में भी मदद करता है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में वर्णित सीपीसीबी के मुख्य कार्यों में नदियों एवं कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। आइए पर्यावरण से अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं तथा इससे संबंधित प्रश्नों को भी देख लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे। जलप्रिय पौधे प्लांट और एक्वेटिक प्लांट्स वे पौधे हैं जो जल में, जैसे वाटर लिली, दलदली भूमि में या तालाबों के किनारे पाए जाते हैं। जलवायु की आर्द्रता कम होने पर इनका क्षरण होने लगता है। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। अतिनगरीकरण, औद्योगिकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण इन तीनों के लिए हानिकारक हैं। W.M. एडम्स द्वारा लिखित पुस्तक हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट है। इसका पूरा नाम ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी इन ए डेवलपिंग वर्ल्ड है। इस पुस्तक का पहला संस्करण 1990 में प्रकाशित हुआ था। एल्सवर्थ हंटिंगटन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट है, जिसका प्रथम प्रकाशन 1915 में हुआ था। साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है, जिसकी लेखिका अमेरिकी जीव विज्ञानी एवं संरक्षणविद रेचल कार्सन है। यह 1962 में प्रकाशित हुई। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषण मसानोबु फुकुओका हैं। यह एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 से 24 वर्ष के 15,000 युवाओं को नियुक्त करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस कार्यक्रम हेतु $360 मिलियन आवंटित किए थे, जिससे प्रतिवर्ष 500 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। पलाचीमाड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित छोटा सा गांव है। कोको कोला ने यहाँ अपनी इकाई स्थापित की थी, जिससे बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र के जल दोहन होने के कारण यहाँ पर्यावरण को भारी क्षति हुई। पंजाब के मार्कफेड यानी मार्केटिंग फेडरेशन और इजराइल के सयाग के बीच 21 अप्रैल 2001 को हुए समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि सोसाइटी के माध्यम से सब्जियां उगाई गई। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन इंडेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। इसमें विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से दहाड़ी उपभोक्ता
व्यवहार के अनुसार अंक दिया जाता है। ग्रीनडेक्स 2014 के अनुसार भारत पुनः इसमें प्रथम स्थान पर बना हुआ है। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिक पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य किस्मों का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण का यह प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया था। अब आइए इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण, जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ए शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, बी प्रोटीन समृद्ध हों, सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। तीसरा प्रश्न, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, बी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, सी निर्यातित सामग्री से, डी आयातित सामग्री से। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। अगले प्रश्न को देखते हैं। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। ए एग मार्क, बी इको मार्क, सी ISI मार्क, डी वाटर मार्क। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, इको मार्क। अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं? ए कैरोलिन मर्चेंट, बी कार्ल मार्क्स, सी रेचल कार्सन, डी राजगोपालन। तो इसमें हमारा सी सही उत्तर होगा, रेचल कार्सन। अगले प्रश्न को देखते हैं। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। ए संतुलित विकास के लिए, बी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए, डी उपर्युक्त सभी के लिए। तो इसका सही उत्तर डी होगा, उपर्युक्त सभी के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? ए MJ ब्रैडशा, बी M निकोलसन, सी RH व्हिटेकर, डी WM एडम्स। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, WM एडम्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है? ए मसानोबु फुकुओका, बी MS रंधावा, सी MS स्वामीनाथन, डी नॉर्मल बोरलाग। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, मसानोबु फुकुओका। अगले प्रश्न को देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ए जापान, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इजिप्ट। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, ऑस्ट्रेलिया ने। 20वीं सदी के 80 के दशक में मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? ए प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बी पर्यावरण प्रदूषण, सी राजनीति एवं विकास, डी जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, राजनीति एवं विकास। पलाचीमाड़ा, जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है? पलाचीमाड़ा ए ऑप्शन कर्नाटक में, बी कोंकण में, सी केरल में, डी तमिलनाडु में। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, केरल में। ग्रीन वॉश इंगित करता है? ए झूम कृषि की प्रोन्नति, बी नदी जल का शुद्धिकरण, सी हरियाली हटाना, डी पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसने हाल ही में हरित गृह कृषि यानी ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, पंजाब। अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 5 जून को। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम पारिस्थितिकी व पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।